क्या हो रहा है, शिवाजी महाराज के दो बेटे हैं, एक का नाम संभाजी है, दूसरे का नाम राजा राम। संभाजी महाराज को यातना दे दे के औरंगजेब ने मार दिया। अब कौन शासक बने, राजा राम। राजा राम शासक बने, उनकी पत्नी का नाम ताराबाई है। क्या नाम है, ताराबाई। यहां तक कोई डाउट है? नहीं है, ये राजा बन गए। ठीक है, ये राजा बन गए। असल में राजा संभाजी महाराज जो हैं, उनका एक पुत्र था जिनका नाम था, संभाजी महाराज के पुत्र का नाम था शाहूजी महाराज। संभाजी महाराज शांत हुए तब उनका एक पुत्र था जिनका नाम था शाहूजी महाराज। इनके पुत्र थे शाहूजी। शाहूजी बहुत ज्यादा छोटे थे, 3-4 साल के थे। तो ऐसे में सत्ता किन्होंने ली, राजा राम ने ली। राजा राम के साथ में ये था कि वो कभी गद्दी पे नहीं बैठे। उन्होंने हमेशा क्या बोला कि असलियत में जो राजा है वो कौन है, शाहूजी महाराज है, क्योंकि वो असलियत में उत्तराधिकारी हैं संभाजी के। पर मैं इसलिए बैठ रहा हूं क्योंकि 3 साल के बालक हैं, बालक क्या शासन करेगा, इसलिए भी मैं शासन कर रहा हूं। राजा राम से रिलेटेड अभी जो अपन शासन लिख रहे हैं राजा राम का, इनके टाइम पीरियड लिखना 1690 से 1700 तक, 90 से 1700 तक, यहां तक राजा राम का शासन रहेगा। राजा राम से रिलेटेड कुछ विशेष बातें हैं। एक बात तो मैंने बता दी कि स्वयं कभी सिंहासन पर नहीं बैठे। क्या बोला कि असली राजा कौन है, शाहूजी महाराज, जो किसके बेटे हैं, संभाजी के। संभाजी राजा राम के कौन है, ध्यान नहीं देते हो ऐसे हो, कौन है, भाई हैं उनके। और ये राजा राम और संभाजी महाराज दोनों शिवाजी के क्या हैं, पुत्र हैं। ठीक है, इतनी चीज आ रही है समझ में। आगे देखो, इनके लिए पहला पॉइंट क्या है, स्वयं कभी गद्दी पे नहीं बैठे, असलियत में शाहूजी महाराज को शासक माना है। कभी प्रश्न आया है कि इन्होंने खुद को राजा स्वीकार करा था क्या, नहीं करा, गद्दी पे नहीं बैठे थे, शाहूजी महाराज को राजा माना, और फिर भी अपन मानते कि शासक तो थे। पहला पॉइंट ये लिखना। अगला पॉइंट इनके लिए ये है कि 3 किले हैं जिनका इनसे संबंध है। प्रश्न आता है बार बार, तो उन 3 किलों का ध्यान रखना। संभाजी से बहुत ज्यादा नाराज था औरंगजेब। उसको जैसे ही पता चला कि अब शासक कौन बन गया है, राजा राम, औरंगजेब ने राजा राम पे भी आक्रमण कर दिया। राजा राम पे आक्रमण करा तो राजा राम को जगह जगह भागना पड़ा, अलग अलग जगहों पे। उसको बचाने के लिए कौन साथ देंगे, तो शाहूजी महाराज और इनकी मां साथ देगी। इतना साथ देगी उनका कि रायगढ़, जहां पे इन राजा राम का राज्याभिषेक होगा, इनको धीरे से भगा देंगे, और शाहूजी महाराज और इनकी जो माता है दोनों रायगढ़ में बैठी रहेगी। औरंगजेब इनको पकड़ के ले जाएगा और राजा राम को ये बाहर निकाल देंगे। कहानी आ रही है समझ में। कैसे बचा रहे हैं, शाहूजी और इनकी मां मिलके कैसे बचा रहे हैं राजा राम। तो क्या हो रहा है, 3 किले हैं, 3 किले का ध्यान रखना। पहला है रायगढ़, रायगढ़, ये पहला किला है रायगढ़ का। एक दूसरा है जिंजी, एक जिंजी का किला है, रायगढ़ का किला है, और एक सतारा का किला है। ये 3 किले हैं। संतारा है शायद, सतारा संतारा है, संतरानी, ये स के ऊपर है ना, संतारा या सतारा, संतरा नहीं है यार, सतारा ही होगा। एक जगह है सतारा, ये ता है, सॉरी नहीं, सतारा है, सतारा है, सतारा। आ जाओ, सतारा आ जाओ। सतारा का एक किला है, हाँ बेटा, जैसे रायगढ़ का किला है और जिंजी का किला है। ये प्रश्न बार बार बनता है। राजा राम से रिलेटेड सिर्फ 3 चीजें हैं। क्या हुआ कि राजा राम जो हैं, जैसे आक्रमण होता है औरंगजेब का, इनको राजा कहाँ घोषित करा है, रायगढ़ में। कभी किसी मराठे के लिए क्वेश्चन आए कि राजा कहाँ बनते हैं, राज्याभिषेक कहाँ पे होता है, तो कहाँ होता है, रायगढ़ में होता है। तो इसमें लिखना कि राजा राम का क्या हो रहा है, राज्याभिषेक। ये जिंजी है, यहां पे 8 साल तक छुप के रहे हैं। मैंने बताया रायगढ़ में कौन रह जाएंगे, शाहूजी महाराज और इनकी मां,
और इनको भगा देंगे, बाहर निकाल देंगे राजा राम को। राजा राम कहाँ जाके छुपेंगे? 8 सालों तक जिंजी में। तो 8 वर्षों तक रहे, छुप के रहे, यहाँ पे पता नहीं चलने दिया। और 17 इसलिए यहां इनकी मृत्यु होगी। इतना आया समझ में? ये शाहू जी महाराज हैं, इनको और इनकी मां को औरंगजेब गिरफ्तार करके कहाँ ले जाएगा? दिल्ली, है ना? इतना ध्यान रखेंगे। शाहू जी महाराज प्लस इनकी माता कहाँ ले गए? दोनों को गिरफ्तार करके दिल्ली ले गए। ये सारी घटनाएं किस शासन के समय की है? तो राजा राम के समय की है। आ गया राजा राम समझ में? क्या क्या घटनाएं हो रही है राजा राम के समय में? तो राजा राम के समय में 3 किले इंपोर्टेंट है। पहला किला रायगढ़, जिसमें इनका राज्याभिषेक हुआ था। दूसरा किला जिंजी, जहां पे 8 वर्षों तक छुप के रहे थे। अगला किला 17, जहां पे इनकी मृत्यु हुई। जब इनका राजगढ़ में अभिषेक हुआ तो औरंगजेब ने हमला करा। औरंगजेब दुश्मन था मराठों का, उन्होंने पहले भी संभाजी महाराज को खत्म करा था। तो वो क्या करेंगे? इनको बचाने के लिए, राजा राम को बचाने के लिए शाहू जी और इनकी माता दोनों रायगढ़ में खुद को फंसा लेंगे, पर राजा राम को बाहर निकाल देंगे। तो औरंगजेब की सेना इनको गिरफ्तार करके कहाँ ले जाएगी? दिल्ली। यहां तक आ गया समझ में? एक और इनमें इंपॉर्टेंट है कि एक पद बनाते हैं, प्रतिनिधि का पद। इन्होंने एक पद बनाया है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रतिनिधि। क्वेश्चन आता है कि मराठों में किस छत्रपति ने प्रतिनिधि का पद बनाया था? तो आप लोग क्या बताएंगे किसने बनाया था? राजा राम ने। प्रतिनिधि का पद बनाया क्योंकि संभाजी महाराज है ना। अब मैंने अष्टप्रधान पढ़ाया था आप लोगों को, याद आया? अष्टप्रधान, संभाजी महाराज अष्टप्रधान का विघटन कर देंगे। जितने भी अष्टप्रधान है ना उनको खत्म कर देंगे। वो बोलेंगे कि अब अष्टप्रधान जैसा कोई पद नहीं रहेगा। इसलिए उनकी जगह देने के लिए जो राजा राम में किस पद का सृजन करेंगे? प्रतिनिधि। ध्यान में रखना, बार बार क्वेश्चन आता है प्रतिनिधि पद किसने बनाया था? तो आप लोग बताएं किसने बनाया था? राजा राम ने। कोई डाउट है राजा राम में? पक्का? देख लो एक बार, यहां से आता है। कोई डाउट है? आगे चलें? ठीक। राजा राम शांत हुए। ये दोनों कहां पे हैं? माता जी और शाहू जी महाराज जेल में। जेल में है, दिल्ली में, ऐसे बंद करके रख रखा है। अब अगला कौन? तो इनका एक बेटा है जिसका नाम है शिवाजी सेकंड। अब उसी को शासन बनाएंगे। ताराबाई भी जिंदा है, तो इनका एक पुत्र है जिसका नाम है शिवाजी द्वितीय। इनका पुत्र है शिवाजी सेकंड। अगला शासक कौन बनेगा? शिवाजी द्वितीय। ये भी छोटा सा बच्चा है, बहुत छोटे हैं उम्र में। छोटा व्यक्ति शासन कर सकता है क्या? छोटा सा बच्चा, उसको तो यूं बोलो कि बिस्किट खा ले तो बोल देगा हाँ इसको जिंदा छोड़ दो, भले कितना ही बड़ा अपराध करा हो, करेगा ना वो तो। नहीं, अगर उससे बिस्किट छीन लो तो बोलेगा इसको तो मार दो, खत्म कर दो। छोटा बच्चा है वो। तो ऐसे में खुद शासन नहीं कर सकता है। पिता शांत हो चुके हैं, तो बच्ची कौन? माँ। तो इसके साथ में इसकी माँ शासन कर रही है, और मेन शासन यही कर रहे हैं ताराबाई। और इनका शासन कब से कब तक है? तो 1700 से लेके 1707 तक। 1707 क्यों इंपोर्टेंट है पता है आप लोगों को? 1707 में क्या हुआ था? औरंगजेब की मौत। तो प्रश्न कैसे आता है वो जान लो। पहले कौन आए? शिवाजी महाराज, फिर कौन आए? संभाजी महाराज, फिर कौन आए? राजा राम। अब कौन आए? राजा राम का बेटा, क्या नाम है? शिवाजी द्वितीय। उनका साथ कौन दे रही है? उनकी मां ताराबाई, शासन करने में। कोई डाउट तो नहीं हो रहा है? आगे बढ़ते हैं। जब इनकी मां साथ दे रही है तो प्रश्न ऐसे आता है कि औरंगजेब के अंतिम समय में इनका जो टाइम पीरियड है वो क्या है? 1700 से 1707। ये औरंगजेब का आखिरी समय चल रहा है। बूढ़ा हो गया है, समझ में नहीं आ रहा है, मारकाट करवा रहा है बिना काम से, ऐसी स्थिति है औरंगजेब की। प्रश्न ऐसे बनता है कि औरंगजेब के आखिरी समय में उसका प्रतिकार करने वाला मराठा शासक कौन था? तो ताराबाई। शिवाजी द्वितीय तो एक बच्चे हैं,
पर जो प्रतिकार कर रही है कौन? ताराबाई। ताराबाई का बड़ा सम्मान है मराठों में। एक महिला होकर भी उसने मुगलों से इतने किले छीने हैं, बहुत बड़ी मात्रा में किले छीने हैं। घटना है समझना, 1707 तक शासिका बन के रही ताराबाई। 1707 में क्या हो रहा है? औरंगजेब की मृत्यु। अब जैसे ही औरंगजेब की मौत होगी तो जेल में किसको रख रखा है? बोलो, शाहू जी को। अगर शाहू जी को छोड़ा जाए तो शाहू जी बैठेंगे गद्दी पे, असली शासक वही है। पर पहले से कौन बैठा हुआ है? ताराबाई बैठने देगी क्या? तो मुगलों ने कितनी अच्छी साजिश रची है कि जैसे ही औरंगजेब मरेगा तो वो किसको छोड़ेंगे फट से? शाहू जी। और शाहू जी को बोलेंगे तू राजा है, ये शिवाजी द्वितीय कौन होता है? असलियत में तो तेरे पिताजी शासक थे, तेरा तो इंतजार कर रहे थे कि कब तू बड़ा होगा, और जैसे ही तू बड़ा होगा वैसे ही तू शासक बनेगा। राजा राम तो कभी गद्दी पे नहीं बैठे तेरे लिए। आज उनका बेटा देख वहां शासन कर रहा है, तू जा उसको जाके हटा। ये सब किसको समझाएंगे? शाहू जी महाराज को। तो आगे की घटना है देखो, इनके समय में क्या हो रहा है। तो पहला प्रश्न तो इनके लिए बनता है कि औरंगजेब के अंतिम समय में जो मुगल है उनका प्रतिकार किसने करा? औरंगजेब और इसकी सेनाओं का प्रतिकार किसने करा? उनका विरोध किस मराठों ने करा? तो आप लोग इनमें से कोई सा भी नाम ले सकते हो ना। के अंतिम समय में प्रतिकार करा। कौन कर रहे हैं प्रतिकार? शिवाजी द्वितीय और ताराबाई। बस इसमें दो ही चीजें। औरंगजेब मरा, किसी के मानतान था, अति कट्टर था, तो उसने तो नहीं छोड़ा था शाहू जी महाराज को। पर एक व्यक्ति है ईरान का जिसका नाम है जुल्फिकार खां। मैं जब और अच्छे से आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, कभी भगवान ने चाहा तो एमए में, तो मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा कि कैसे गुट बने हुए थे, अलग अलग गुट बने हुए थे। भारत में मुसलमानों के गुट थे, एक भारतीय मुसलमानों का गुट था, एक अफगानी मुसलमानों का गुट था, एक ईरानी मुसलमानों का गुट था, एक तुर्क मुसलमानों का गुट था। आपस में जानवरों जैसे लड़ा करते थे कि तू नीचा मैं ऊंचा, मैं ऊंचा तू नीचा, ऐसे करके आपस में ऐसी कलह थी, आपस में कोई बनती नहीं थी। आप जब देखोगे इतिहास को, जब पढ़ोगे तो आप देखोगे कि जो अफगान मुसलमान हैं उन्होंने साथ दिया भारतीयों का तुर्की मुसलमानों से लड़ने के लिए। आप इतिहास उठा के देखो, जब महाराणा प्रताप लड़ रहे हैं तुर्कों से, मतलब मुगलों से, तब हकीम खान सूर जो अफगानी मुसलमान है इनका सेनापति बन के जाता है। महाराणा प्रताप का सेनापति था, उसका नाम क्या था? हकीम खान सूर। आपने शेरशाह सूरी का नाम सुना है? उसका वंशज है हकीम खान सूर। इनकी और इनकी ऐसी थी, मुगलों की और अफगानियों की, आपस में खूब लड़ेंगे। अपने को पता नहीं है, बस बता रहा हूं जानकारी के लिए, आगे कभी देखेंगे भी। तो इस व्यक्ति का नाम है जुल्फिकार खां। क्या नाम है? जुल्फिकार खां। खोल दो, जुल्फिकार खां। हाँ, जुल्फिकार खां बोलता है औरंगजेब के बेटे आजम शाह से। क्या नाम है औरंगजेब के बेटे का? बोलो बेटा, क्या नाम है? आजम शाह। ये लगाओ उसको वापस, मैं लगा देता हूं। औरंगजेब के बेटे आजम शाह से जुल्फिकार खां बोलता है कि तेरे पापा तो मर गए। असल में आजम खां का जो शासन था वो दक्कन में था, और जो शाहू जी महाराज थे दक्कन में उसकी कैद में रह रहे थे। शाहू जी समझ गए ना कौन? आजम खान कौन है? आजम खान कौन है? बोलो बेटा। बेटा औरंगजेब मर गया है, अब आपस में लड़ रहे हैं भाई भाई। उनमें से भाई का नाम है आजम शाह। आजम शाह को जो उसका सलाहकार है जुल्फिकार खां, वो बोल रहा है, जुल्फिकार खान ने किसको बोला? आजम शाह को। आजम शाह, और ये आजम शाह कौन है? औरंगजेब का बेटा का पुत्र।
जुल्फिकार खां आजम शाह को बोलता है कि तेरे पापा औरंगजेब तो मर गए, ये मराठे बहुत तमाशे कर रहे हैं इन मराठों में। ताराबाई ने क्या करे, अपने से वापस किले भी छीन लिए हैं। अब तेरे को क्या करना है, रणनीति बनाना है, इन मराठों को हराना है। अब तेरे पापा जैसी सेना भी नहीं है तेरे पास में, तो मराठों को कैसे हराओगे? तो मराठों को हराने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि इनको आपस में लड़वा दो। अगर आपको किसी का घर खत्म करवाना हो तो क्या करोगे? सबसे बढ़िया है आपस में लड़वाओ ना, खुद जाके लड़ने की जरूरत ही नहीं है। आपस में लड़ लड़ के कमजोर हो जाएंगे, वैसे ही खत्म हो जाएंगे। आधी बात समझ में? तो लड़वाने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसको भेजना पड़ेगा? शाहू जी महाराज को। जुल्फिकार खां आजम शाह को बोलता है कि रिहा कर दो किसको? शाहू जी को। तो जेल से रिहा किसको कर रहे हैं? शाहू जी को। शाहू जी को क्या करवा दिया? रिहा करवा दिया। अब जब शाहू जी मराठों के क्षेत्र में आएंगे तो ताराबाई बोलेगी कि असली शाहू है ही नहीं। ताराबाई का तो बेटा बैठा हुआ है, माँ के लिए बेटे से बढ़ के कुछ होता है क्या? नहीं होता है। अगर तुम कभी शासक बन जाओ और कोई तीसरा आदमी आके बोले कि नहीं मैं अधिकारी हूं इस चीज का, तुम्हारी माँ तुम्हारा साथ देगी कि उसका साथ देगी? भले नैतिकता दुनिया एक तरफ, सच्चाई एक तरफ, सब चीज एक तरफ, माँ के लिए बच्चा एक तरफ। बच्चा कितना ही गलत हो, माँ कभी उसका विरोध करती है क्या? नहीं करती। जहां दूसरे के सामने दुनिया माँ मार लेगी अंदर अंदर, और दुनिया के सामने क्या बोलेगी? मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। बेटा बेटी बात है की यूं मत सोचे बेटा मतलब छोरे छोरे की बात कर रहे सर, तो हमने क्या बाप करे, सभी दोनों के लिए। तो ताराबाई किसका समर्थन कर रही है? शिवाजी के सेकंड का। बोले कि नहीं मेरा बेटा सच्चा है, शाहू जी महाराज असली है ही नहीं, नकली है। अब मराठों में असमंजस, बोले असली है कि नकली है? नकली होगा तो बिठा देंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी, नस्ली होगा नहीं बिठाए तो भी दिक्कत आ जाएगी। तो एक परसोल जी भोसले हैं मराठों में, उनकी आदत थी कि वो बिना मराठा के खाना नहीं खाते थे। मतलब आप मराठा हो तो खाना खा लेंगे आपके साथ में एक थाली में, अगर आप गैर मराठा हो तो आपके साथ एक थाली में नहीं खाएंगे, भले आप कितने महान हो, राजा हो, कोई भी हो। परसोल जी भोसले। तो जब शाहू जी महाराज आते हैं तो एक झलक में उनको पहचान लेते हैं और उनको बोलते हैं कि आओ झीमो। किसको बोलते हैं? शाहू जी महाराज को। परसोल जी भोसले। तो जितने मराठा सरदार रहते सब पहचान जाते हैं कि ये आदमी कौन है? असली शाहू है, असली मराठा। और ज्यादातर मराठा जो शासक मतलब सरदार रहते हैं वो लोग किसको मान लेते हैं? शाहू जी महाराज को, कि ये राजा है, अधिकारी यही था तो इनका हक है। अब जब ये चीज होगी तो एक युद्ध होगा, उस युद्ध को लिखना। इसकी मम्मी मान जाएगी ये इतने आसानी से? ताराबाई। सरदार मान गए सो मान गए, पर ताराबाई मानेगी क्या? नहीं मानेगी। तो एक युद्ध हो रहा है जिसका नाम है खेड़ा का युद्ध। खेड़ का युद्ध या खेड़ा का युद्ध, या लिखिए खेड़ का युद्ध। खेड़ का युद्ध। एक तरफ कौन है? एक तरफ तो कौन है? ताराबाई और ताराबाई, और कौन है इनके सपोर्ट में? शिवाजी द्वितीय। दूसरी तरफ कौन है? तो शाहू जी महाराज। इसमें कौन जीतेंगे? आपको क्या लगता है कौन जीतेंगे? ज्यादातर मराठे मानते हैं कि असली हक किसका था? शाहू जी का। तो शाहू जी इसमें जीतते हैं। और अब कौन बैठेंगे गद्दी पे? तो शाहू जी बैठेंगे। तो अगली हेडिंग डालिएगा शाहू जी महाराज। आप ऐसे क्रम से लिखना है ना। शिवाजी के महाराज के बारे में पढ़ाया, फिर राजा राम के बारे में पढ़ाया, फिर शिवाजी द्वितीय के बारे में पढ़ाया। शिवाजी द्वितीय के साथ में उनकी माँ शासन कर रही है जिनका नाम क्या है? ताराबाई, है ना। फिर कौन आ रहे हैं? शाहू जी महाराज। तब शाहू जी के बारे में अपन लिखते हैं। आप चाहें ना तो इनका एक ब्लड ट्री बना सकते हैं। ब्लड ट्री मतलब समझते हैं? सबसे पहले ऊपर ऊपर कौन आ जाएंगे? शिवाजी,
फिर उनके 2 बेटे आ जाएंगे, फिर उनके बेटे आ जाएंगे। तो सामने वालों को लगेगा यार इसने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है इस विषय को। हेडिंग डालिएगा शाहू जी। अभी अभी इंटरेस्टिंग अभी आएंगे, आगे आएंगे। ये तो क्या है, बस ऐसे ही चल रहा है, अभी इंटरेस्टिंग पेशवा आएंगे। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा शाहू जी। ये 1707 से 1739 तक। आप लोगों ने एक मूवी देखी है बाजीराव मस्तानी? तब उसका जब इंट्रोडक्शन देते हैं ना, तो बताता है कि इस समय मराठा साम्राज्य का जो ध्वज है वो किसके हाथों में है? तो शाहू जी महाराज। करता धरता कौन है इनके? शाहू जी महाराज। पेशवा भले कितने ताकतवर हो गए, पर पूछने के लिए किससे आते थे, सम्मान किसका करते थे? तो शाहू जी महाराज, क्योंकि शाहू जी महाराज कौन है? छत्रपति। अब इनके समय में कौन कौन आएंगे, सोचने की बात है। जो बाजीराव पेशवा, जिन्होंने पूरे देश को रोंद के रख दिया, राजपुताना से लेके मध्य भारत, दक्षिण में निजाम की भूमि, मध्य में भोपाल, गुजरात, मालवा, मेवाड़, दिल्ली, उसने कुछ रोहिला सरदार नजीब खान, उसने किसी को नहीं बख्शा। वो किनके समय रहे? इनके समय रहे। वो कहते थे कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं सेवक हूं। किसका सेवक हूं? तो छत्रपति शाहू का सेवक, खुद को बाजीराव पेशवा। तो अपन देखते हैं कि इनके समय में कौन कौन सी घटनाएं हो रही है। इनके समय में जो घटनाएं हुई, उसने देश का मानचित्र बदल के रख दिया। कहाँ मराठा सिर्फ इतने से बड़े क्षेत्र में थे, ये जगह दिख रही है, उंगली रख रहा हूं ना मैं, सिर्फ उतने से बड़े क्षेत्र में। और कहाँ मराठा इनके अंत तक, यहां से यहां तक फैल जाएंगे पूरे, अटक से कटक तक इनका शासन था। कटक कहाँ है? अफगानिस्तान में। और एक अटक कहाँ पे है? तो उड़ीसा में। उड़ीसा से लेकर अफगानिस्तान तक शासक था इनका। जब मैंने बंगाल पढ़ाया था तो इनके जो साथी थे वो लूटपाट कर रहे थे बंगाल में, देखने की बात थी। आगे बढ़ते हैं ना। जब ये खेड़ का युद्ध लड़ रहे थे, तो खेड़ के युद्ध में इनका जिन्होंने साथ दिया था, उनमें पहले व्यक्ति थे बालाजी विश्वनाथ। लिखना, 2 व्यक्ति हैं जिनमें एक का नाम है बालाजी विश्वनाथ, खेड़ में युद्ध हुआ था अभी हाल जो अपने पढ़ा, उसमें अपने आप तो जीते नहीं, ये तो बाहर से आए थे शाहू जी। शाहू जी को जिन्होंने हेल्प करी, उनमें पहले व्यक्ति कौन थे? बालाजी विश्वनाथ। और एक और जो व्यक्ति थे, उनका नाम था धनाजी जाधव। आपसी राजनीति देखना कि आपसी अंतः कलह कैसे चल रही है मराठों में अभी। एक तरफ कौन हेल्प कर रहे थे इनके? शाहू जी महाराज, बालाजी विश्वनाथ। दूसरा धनाजी जाधव। अच्छा, धनाजी जाधव जो है ना, वो ताराबाई के सेनापति थे। कौन थे? ताराबाई के सेनापति। सेनापति अगर साथ छोड़ देगा, जीत पाओगे क्या? तो ऐसा ही उन्होंने ताराबाई का साथ छोड़ के किसका साथ दिया था? शाहू जी का। तो इसीलिए शाहू जी जीते थे। धनाजी जाधव जो सेनापति है, उसके अंतर्गत काम करते थे बालाजी विश्वनाथ। अब क्या हुआ बेटा, इस विपरीत टीम में कौन है? वर्सेस कौन है इनके? कौन है विपरीत टीम में? ताराबाई। कौन है? ताराबाई का गुट है। अभी विरोध कर रही है वो, खेड़ा के युद्ध के बाद में भी। खेड़ा के युद्ध में तो ये जीत गए, क्योंकि इनके सेनापति ने, जो धनाजी जाधव, उन्होंने किसका साथ दिया था? शाहू जी का, इसलिए जीत गए। बाद में क्या घटना हुई कि धनाजी जाधव की मृत्यु हो गई, ये मर गए। तो इनके बाद में जो व्यक्ति आ रहा है, उनका नाम है चंद्रसेन जाधव। इनके बेटे का नाम क्या है? चंद्रसेन जाधव। शाहू जी महाराज ने इसको पेशवा बनाया, धनाजी जाधव को। क्या आप पेशवा हो? सेनापति से हटो, आप तो पेशवा बनो। ये मर गए, पर इनका जो बेटा है चंद्रसेन जाधव, वो किनकी तरफ हो गया? तो ताराबाई की तरफ। फिर समस्या खड़ी हो गई है, फिर से व्यवस्थाएं बिगड़ेगी।
अब जो पेशवा है वो खुद राजा का विरोधी है। यहां पे शाहू जी महाराज का विरोध कर रहा है धनाजी जाधव का बेटा चंद्रसेन, लगातार इनके खिलाफ क्या कर रहा है, षड्यंत्र रच रहा है। किसके साथ में मिलके? ताराबाई के साथ में मिलके। समस्या तो है, बहुत बड़ी समस्या है। ये इनके पक्ष में है बालाजी विश्वनाथ। अब चीजों को समझने की कोशिश करो। पेशवा सबसे बड़ा पद है, प्रधानमंत्री, खुद प्रधानमंत्री दुश्मन का साथ दे रहा है, तो इनकी मजबूरी है शाहू जी महाराज की कि उनको एक नया पद बनाना पड़ेगा। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है कि शाहू जी महाराज ने कौन सा पद बनाया था। तो इन्होंने एक नया पद बनाया जिसका नाम सेना करते है। क्या है? सेना करते। तो शाहू जी महाराज एक पद बना रहे हैं इस कारणों को देखते हुए कि चंद्रसेन जाधव की जगह पैरेलल एक नया पद बना दूं मैं, ताकि सारी सेना की कमान किसके हाथ में आ जाए? सेना करते के पास में। सेना करते किसको बना दूं? मतलब ये प्रधानमंत्री से ताकत छीन रहा है। समझ रहे हो ना ताकत छीनने का कारण? क्योंकि प्रधानमंत्री किसकी तरफ है? दुश्मनों की तरफ है। सीधे सीधे अगर प्रधानमंत्री को बोल दो कि तू हट जा, तो ऐसा होगा क्या? हटेगा भी नहीं, एकदम हमला कर दे। धीरे धीरे खत्म करना पड़ता है ना चीजों को। एकदम करोगे तो झगड़ा हो जाएगा, धीरे धीरे करते हैं तो क्या होता है, झगड़ा भी नहीं होता है और अपना काम भी बन जाता है। पता मत चलने दो वैसा कुछ होगा। तो एक नया पद है सेना करते। सेना करते, और ये सेना करते का पद किसको देंगे? बालाजी विश्वनाथ को। यहां तक समझ में आ रहा है बेटा? कोई डाउट तो नहीं है? यहां तक समझ में आया ना? अपन ने किसको पढ़ा? अपन ने शिवाजी महाराज को पढ़ा, अपन ने संभाजी महाराज को पढ़ा, अपन ने राजा राम को पढ़ा, राजा राम के बाद में ताराबाई, उनके बेटा शिवाजी द्वितीय को पढ़ा अपन ने। फिर अपन ने देखा कि जब शिवाजी द्वितीय शासन कर रहे थे, औरंगजेब मर गया, औरंगजेब मरा तो औरंगजेब ने जो दो क्या बोलते हैं, कहाँ गए? शाहू जी महाराज और इनकी मां को गिरफ्तार करा था, तो शाहू जी महाराज को छोड़ दिया ताकि आपस में लड़ लें। लड़ाई भी हुई, खेड़ का युद्ध हुआ। खेड़ के युद्ध में कौन जीते? शाहू जी महाराज जीते। शाहू जी महाराज के जीतने के बाद में भी अभी भी इनमें कलह है, क्योंकि शाहू जी महाराज को जिताने वाला सेनापति था ताराबाई का, वो किनके पक्ष में आ गया था? शाहू जी के। पर उनका जो बच्चा है चंद्रसेन, वो वापस किसके पक्ष में आ रहा है? ताराबाई। पिक्चर क्लियर है? आगे बढ़े। देखो अब आगे क्या हो रहा है बेटा, इनको सेना करते बनाना पड़ा। किसको? विश्वनाथ को, बालाजी विश्वनाथ को। बालाजी विश्वनाथ सेना करते बनेंगे। फिर एक लड़ाई होगी, नॉर्मल सी लड़ाई थी, उसमें वापस कौन जीत जाएंगे? बालाजी विश्वनाथ जीत जाएंगे। चंद्रसेन जाधव भी हार जाएगा, ये भी हार जाएंगे, और जो बालाजी विश्वनाथ है वो कौन बन जाएंगे? पेशवा। यहां तक समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है? बालाजी विश्वनाथ का जो कार्यकाल है वो पेशवा का, वो चलेगा। कब बन रहे हैं पेशवा? ये सेना करते बने थे 1708 में, और ये जो पेशवा बने वो 1713 में बने। सेना करते कब बने हैं? ये पेशवा कब बने हैं? 1713 में। सेना करते कब बने थे? 1708 में। यहां तक समझ में आया? कुछ भी डाउट है क्या यहां तक? नहीं है ना? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट समझौता हो रहा है। जो बालाजी विश्वनाथ हैं उनका देहांत हो जाएगा 1720 में, पर उससे ठीक एक साल पहले बालाजी विश्वनाथ एज ए पेशवा बहुत बड़ा समझौता करके जाएंगे। बहुत बड़ा समझौता। फिर बता रहा हूं, यह आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये जो समझौता करेंगे, कौन कर रहे हैं? मेन कौन हो गए हैं? बालाजी विश्वनाथ। किसके नाम पे समझौता कर रहे हैं? शाहू जी महाराज। और समझौता किनसे कर रहे हैं? मुगलों से। और मुगलों से जो समझौता होगा उसको रिचर्ड टेम्पल बोलेंगे। एक इतिहासकार है रिचर्ड टेम्पल, और बोलेंगे मराठों का मेगना कार्टा है। मेगना कार्टा एक अधिनियम पत्र था, कहां पे? इंग्लैंड में। उसकी तुलना करेंगे तो सोचो कितना बड़ा रहा होगा ये समझौता। बहुत इंपॉर्टेंट समझौता है, हम उसको पढ़ते हैं। तो लिखिएगा दिल्ली समझौता। आखिरी साल था इनका, इसके अगले साल तो इनकी मौत हो जाएगी बालाजी विश्वनाथ की। क्या हो रहा है? दिल्ली समझौता हो रहा है। दिल्ली समझौता, इसका रेलिवेंट इतना है, इतना रेलिवेंस है कि जो
रिचर्ड टेम्पल है जिन्होंने मराठों का इतिहास लिखा है, उन्होंने इसको क्या बोला है? मैग्ना कार्टा बोला है। ये प्रश्न बार बार आ सकता है कि मराठों का मैग्ना कार्टा कौन सा समझौता है, तो आप लोग क्या बताओगे? दिल्ली समझौता है। सोचो ये सीधे सीधे किससे समझौता कर रहे हैं? मुगलों से समझौता कर रहे हैं। क्या क्या बातें रहेगी वो तो अपन देखेंगे, पर ये समझ लो कि ये मराठों का मैग्ना कार्टा। ऐसा किसने बोला? रिचर्ड टेम्पल ने। रिचर्ड टेम्पल इस समझौते क्या बोलेगा? मराठों का मैग्ना कार्टा, मराठों का मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा, मराठों का मैग्ना कार्टा है। इसने बोला है, रिचर्ड टेम्पल ने बोला है कि ये तो मराठों का मैग्ना कार्टा है। इतना सम्मान दिया इस समझौते को। करने वाले समझौते करने वाले कौन है? तो जो मेन हेड हैं, छत्रपति कौन है इस समय? पेशवा छत्रपति शाहू जी महाराज। बहुत बढ़िया। कौन है? शाहू जी महाराज। तो एक तरफ तो समझौता होगा, तो दो पक्ष रहते हैं समझौते में। मराठों में कौन है? शाहू जी। और शाहू जी कौन है? छत्रपति है। इस जो पक्ष में है दूसरी साइड, इस समय दिल्ली का जो शासक है उसका नाम है फर्रुखसियर। क्या नाम है? फर्रुखसियर। शेयर। और असलियत में जो समझौता कर रहा है, मैं फिर बता रहा हूं कि शाहू जी महाराज जो हैं वो राष्ट्रपति की तरह हैं। असलियत में कहने के लिए देश के प्रधान है, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है, पर देश का कर्ता धर्ता कौन होता है? राष्ट्रपति होता है कि प्रधानमंत्री होता है? प्रधानमंत्री। तो इनके प्रधानमंत्री का नाम क्या है? कौन है प्रधानमंत्री? बालाजी विश्वनाथ। तो इनके साथ में जो इनके मेन कर्ता धर्ता हैं, जो पीएम है इनके, बालाजी विश्वनाथ, जो असलियत में समझौता करवा रहे हैं। असलियत में समझौता करवाने वाले कौन है? बालाजी विश्वनाथ। वैसे ही फर्रुखसियर तो नकली में बस ऐसे गद्दी बिठा रखा है। बोलते हैं ना डमी। डमी देखी? डमी कपड़े खरीदने के लिए जाते हो, एक औरत या पुरुष रहता है जिसको कपड़े पहना के रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? डमी। असली रहती है क्या वो? नकली रहती है ना। वैसे ही ये फर्रुखसियर क्या है? डमी राजा है, पपेट राजा है। इसको जो बोलते हैं वो मानना पड़ता है। इसको ऐसे बिठा रखा है दिल्ली में। और जिन्होंने बिठाया है उनका नाम है सैयद बंधु। क्या नाम है? सैयद बंधु। एक हुसैन अली बराह और ऐसे करके दो नाम हैं इनके। ये दोनों भारतीय मुसलमान हैं। इसके पहले जो जुल्फिकार खान था ना, उनको मरवा दिया था इन दोनों ने। मैंने बोला आपसी लड़ाई है। जुल्फिकार खान का था? ईरान का था। ये कहाँ के? भारतीय मुसलमान। इनके आपस में बनती नहीं बिल्कुल। इन्होंने मरवा दिया था। ये दिल्ली समझौता कर रहे हैं। और दिल्ली समझौता कब हो रहा है? तो ये हो रहा है 1719 में। बहुत इंपॉर्टेंट समझौता है हमारे लिए, मराठों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट समझौता था। एक तरफ कौन है? मुगल, दूसरी तरफ कौन है? मराठा। समझौते की शर्तें तय हो तो जो आप समझौते की शर्तें पढ़ोगे तो आप लोग देखोगे कि मराठों को एक तरफा वर्चस्व मिलता हुआ नजर आ रहा है। जैसे समझौते का जो पहला पॉइंट है वो बोलता है कि जो शाहू जी महाराज हैं, शाहू जी महाराज, मुगल उनको मराठा साम्राज्य का प्रमुख मानते हैं। लड़ाई किन के बीच में थी? ताराबाई, जो किन की हेल्प कर रही थी? शिवाजी द्वितीय की। आपस में लड़ाई थी। पर वो चीज है ना, दूसरा देश मानता है कि नहीं मानता उस चीज को? जैसे इजराइल है, एक देश है इजराइल, बहुत सारे देश उसको देश ही नहीं मानते, देश ही नहीं मानते उसको कि देश है ही नहीं। तो जब बहुत सारे देश उसको देश ही नहीं मानेंगे तो कहलाएगा क्या? नहीं कहलाएगा। तो उसको ये चाहिए ना कि देश मेरे को माने एज ए देश। आप राजा कैसे हो जब लोग आपको राजा माने? खुद से मैं राजा हूं, घर में बैठे बैठे बोल रहे हैं, बन जाओगे क्या? लोग मानेंगे तब आप राजा कहलाओगे, राइट? ठीक है। तो ऐसे ही जब शाहू जी महाराज को दिल्ली का शासक राजा मान लेगा तो राजा कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? तो पहली चीज यही है, इसका पहला पॉइंट है कि शाहू जी महाराज, शाहू मराठा साम्राज्य का प्रमुख।
मराठों का प्रमुख। मतलब शाहू को छत्रपति मान लिया, एक तरफा छत्रपति। शिवाजी महाराज द्वितीय को भी नहीं माना। किसको माना है? शाहू को। किन्होंने माना है? मुगलों ने। क्या हाँ हम मानते हैं कि हेड कौन है? शाहू महाराज। अगली चीज है, एक मैप बनाता हूं इंडिया का। ऐसा कुछ दिखता है भारत। ये मराठों का क्षेत्र था, यहाँ पे ये दिल्ली, ये पूरा पूरा ये जितना साम्राज्य ना, ये किसका है? मुगलों का। ये दक्कन का क्षेत्र है, ये वाला। ये क्षेत्र किसका है? दक्कन का। जो दूसरा पॉइंट है उसमें मुगल सम्राट इजाजत दे रहा है। क्या इजाजत दे रहा है? कि जो दक्कन का क्षेत्र है, निजाम का क्षेत्र है, आप वहां पे भी चौथ वसूल कर सकते हो। चौथ मैंने पढ़ाया था, क्या था? गुंडा टैक्स। कि आप जाओ और 25% मांग लो, ऐसे ही आपका लेना देना नहीं उस क्षेत्र से। आए बोले इधर 100 बोरी गेहूं निकले हैं, बोले कि हाँ निकले तो हैं। 25 किसके? मेरे। ना तो मैं आपके यहाँ का राजा, ना मैं आपकी रक्षा करता हूं। कि क्यों मांग रहे हो? कि बस यूं ही मारेंगे नहीं तेरे को इसके बदले। ये तो क्या हुआ? ये जो क्षेत्र है जिसको हम बोलते हैं दक्कन का क्षेत्र, दक्कन, दक्कन में चौथ का अधिकार, चौथ का अधिकार, दक्कन में चौथ का अधिकार दे दिया। और क्या करा? तो शाहू जी महाराज को छोड़ा है जेल से। अगली चीज बोली कि आपकी मम्मी को भी छोड़ देंगे जल्दी। आपकी मम्मी, आपकी बहन, जो भी हमने परिवार वालों को गिरफ्तार करा था ना आपके, उनको जेल से रिहा कर देंगे। तो माता और बहन को जेल से रिहा कर देंगे। माता, बहन, रिहा। आ रहा है मजा शाहू जी को? खुशी होगी कि नहीं होगी? तुम शाहू जी की जगह होते तो खुशी होती ना यार। कितनी छूट दे रहे हैं मुगल। कहाँ औरंगजेब परेशान कर रहा था, जय सिंह को भेजा था, उसने 35 में से 23 किले जीत लिए थे। याद आ रहा है कुछ कुछ? शिवाजी महाराज के टाइम पे कितनी झगड़े करे हैं। अब वही व्यक्ति बोल रहे हैं कि ठीक है चौथ भी वसूल करो, हम आपके घर वालों को भी छोड़ रहे हैं, शाहू को हेड भी मान लिया। कितनी सारी चीजें हो रही है। फिर ये लोग बोल रहे हैं, मुगल भी समझदार हैं, पर मुगल ने एक छोटी सी चीज रखी है अपनी बात मनवाने के लिए कि हम आपकी इतनी बातें मान रहे हैं मराठों की, आपको हमारी 2-3 बातें माननी पड़ेगी। मराठों ने बोला क्या बातें? तो उन्होंने बोला कि एक तो हमसे बिना पूछे निजाम पर आक्रमण मत करना। निजाम कौन? जो दक्कन में बैठा हुआ है। यहां दक्कन में कौन बैठा हुआ है? निजाम। एक निजाम पे आक्रमण मत करना, दूसरा ताराबाई पे भी आक्रमण मत करना। समझना इनकी कितनी चालाकी है। ताराबाई पे आक्रमण क्यों मत करना? कि कभी अगर ये तेज चलेंगे शाहू जी महाराज तो हम किसका पक्ष ले लेंगे? ताराबाई। अभी किसका पक्ष ले रहे हैं? शाहू जी का। ताराबाई के खिलाफ किसको भेजा था? शाहू जी को। अब बोल रहे हैं कि कभी अगर ये तेज चलेंगे शाहू जी तो किसका पक्ष ले लेंगे हम फिर से? ताराबाई का। तो इसलिए उन्होंने 2 बातें बोली है। पहली चीज तो बोल रहे हैं कि निजाम प्लस ताराबाई पर आक्रमण नहीं। नहीं, दोनों पे आक्रमण मत कर देना। और इसके बदले क्या बोल रहे हैं? नीचे नजर आ रहा है आपको कि ऊपर लिखूं? ऊपर लिख देता हूं। तो 5वां पॉइंट है, ये बोल रहे हैं कि हम आपको इतनी सारी छूट दे रहे हैं ना, तो उसके बदले आप 10 लाख रुपए वार्षिक पर ईयर आप मुगलों को क्या भेजोगे? कितने रुपए? 10 लाख रुपए भेजोगे। और क्या भेजोगे? तो हमेशा मुगलों के लिए दक्षिण में 15,000 की सेना तैयार रखना, कि जब भी मुगलों को जरूरत पड़ेगी आपकी सेना की तो आप कितनी सेना तैयार रखोगे? 15,000 की। 10 लाख रुपए हैं वो। 10 लाख रुपए पर ईयर तो देने हैं। तो किराया देते हैं तुमको,
किराया देते हैं ना, अपन घर दे देते हैं तो लोग किराया देते हैं। हाँ, स्कूल में देना, जो भी हो, तो 10 लाख रुपए तो किराया देना है, तुमको फीस देनी पड़ती है, देते हो, हर साल देते हो ना। वैसे इनको मराठों को हर साल कितने रुपए देना है? 10 लाख रुपए वार्षिक, मतलब हर साल है। मान गए ना, क्योंकि इनको ये पूरा दक्षिण में लूटपाट का मौका मिल रहा है ना। मराठे गुलाम हो गए। मराठे बहुत समझदार हैं, मराठे बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है। जैसे मैंने मराठा पढ़ाना चालू करा था तो मैंने बताया था मराठा राजपूतों से बहुत अलग हैं। राजपूत प्रिग्मेटिक नहीं है, यथार्थवादी नहीं है। मराठा आदर्शवादी नहीं है। राजपूत कौन थे? आदर्शवादी थे, प्रिग्मेटिक नहीं थे, प्रैक्टिकल नहीं सोचते थे। आप वहां जाओ, चित्तौड़ जाओ, राजस्थान में आप सिसोदियाओं को देखो, मेवाड़, सिसोदिया, राजपूताना। अकबर ने 10 बार बोला कि कुछ भी नहीं करेंगे, हमारा शासन स्वीकार कर लो। महाराणा प्रताप माने क्या? नहीं माने। उसका परिणाम क्या निकला कि जंगल में ठोकरें खानी पड़ी, बार बार लूटपाट हुई, इनसे चित्तौड़ छीन लिया। इनकी स्थिति खैर अलग थी, पर मराठा क्या कर रहे हैं? मान रहे हैं, बिल्कुल एक एक चीज मान ली, क्योंकि चालाक हैं, बहुत चालाक हैं। अभी समझौता कर रहे हैं, अभी गर्दनें कटवाएंगे यहां बैठे बैठे मुगल शासकों की। मैं आपको बताऊंगा, आपको अभी ऐसा लग रहा है कि ये मुगलों की गुलामी कर रहे हैं, आपको बाद में पता चलेगा कि मराठों की गुलामी मुगल कर रहे हैं। अब भी हाल पता चलेगा। मैं अगला जो पॉइंट बताऊंगा उसका ना आपको लगेगा कि नहीं उल्टा हो गया है। क्या हो रहा है? 10 लाख रुपए वार्षिक भेजने पड़ रहे हैं, प्लस 15,000 की सेना रखनी पड़ रही है। किन के लिए रखनी पड़ रही है? मुगलों के लिए। जो शासक था मुगलों का इस समय, उसका नाम क्या था? फर्रुखशियर। फर्रुखशियर इस चीज के लिए कतई राजी नहीं हुआ। फर्रुखशियर को ऐसे डॉक्यूमेंट दिखाया होगा, लाए होंगे कि ये देखो समझौते की चीजें तय हो गई। और डॉक्यूमेंट कौन लेके आए थे? सैयद बंधु, कि मराठों से समझौता तय हो गया है, बस अब आपको साइन करना है। क्योंकि राजा कौन? आप हो, हम तो कर नहीं सकते राजा की जगह साइन। इन्होंने तो फट से करवा दिया साइन, इन्होंने बोला कर देते बंद, भरोसा है विश्वनाथ पे। पर जैसे ही फर्रुखशियर के पास में सैयद बंधु लेके आए फरमान कि दिल्ली समझौता हो गया है मराठों से और आप साइन कर दो, और शर्तें ये है, फर्रुखशियर ने मना कर दिया। बोले काफिरों से ऐसा समझौता? आप तो इनको खुली छूट दे रहे हो कि दक्षिण में जाके शासन कर ले, लूटपाट करें। मैं नहीं मानूंगा। किसने मना करा? फर्रुखशियर। फर्रुखशियर कौन है? मुगल सम्राट, दिल्ली का राजा। इन सैयद बंधुओं ने खिड़की से उठा के बाहर फेंक दिया था राजा को। अब बताओ कौन किसका गुलाम हुआ? समझ में आ रही है बात? अभी अपन सोच रहे थे कि मराठे मुगलों के गुलाम हो गए, पर उल्टा है। इस समझौते ने मुगलों को मराठों का गुलाम बना दिया। जैसे ही राजा ने मना करा कि मैं नहीं करूंगा साइन, इन्होंने उठाया, एक खिड़की खोली, ऐसे जाली नहीं थी उस खिड़की में। अभी तो और शासक आएंगे, एक शासक को तो ऐसे बाल पकड़ के और सीढ़ियों से घसीट के लेके जाएंगे, इतनी सीढ़ियों से घसीटेंगे कि सीढ़ियों पे मर जाएगा। ऐसी हालतें करेंगे। किनके नाम पे करेंगे? मराठों के नाम पे करेंगे कि मराठों ने आदेश दिया तो ये करना पड़ेगा। ये स्थिति ला दी थी। तो सोचने की बात है, फर्रुखशियर क्या कर रहा है? मना। तो सैयद बंधु उसको क्या करेंगे? खिड़की से बाहर फेंकवा देंगे। खिड़की खोली यूं कहीं बाहर, ले देख बाहर झांक ले। और उसकी जगह शासक, अब साइन तो लेने हैं, साइन तो राजा के ही लगेंगे, तो इसकी जगह जो शासन बनेगा वो बनेगा रफी उद दर्जात। रफी उद दौला बनेगा शायद, नहीं रफी उद दर्जात ही बनेगा। रफी उद दर्जात, इसको शासक बनाया। तो प्रश्न बार बार आता है, इसका कार्यकाल सिर्फ 1 साल का रहा, रफी उद दर्जात का। पर प्रश्न बार बार आता है कि रफी दिल्ली समझौते पे किस मुगल शासक ने साइन करे थे? तो ऑप्शन में क्या देगा? फर्रुखशियर भी देगा, रफी उद दर्जात भी देगा। तो आप लोग गलत मत करना। किसके साइन है इस पे? रफी उद दर्जात के, फर्रुखशियर के नहीं है। फर्रुखशियर को तो मरना पड़ा इस समझौते के कारण। तो बहुत इंपॉर्टेंट समझौता था। समझ में आया बेटा? कोई डाउट तो नहीं है? वापस समझाऊं? कुछ भी नहीं हुआ।
ये जो शाहू जी महाराज हैं, उन्होंने बालाजी विश्वनाथ को भेजा कि जाओ दिल्ली में समझौता करके आ जाओ। उस समय शासक कौन था? फर्रुख शेर। किसके कहने पे चलता था? सैयद बंधुओं के। इन दोनों ने मिलके, इसने और इनने मिलके एक समझौता बनाया। उस समझौते में कुछ बातें थी, जैसे शाहू महाराज मराठों का हेड माना जाएगा। शाहू महाराज को क्या मिलेगा? दक्कन में चोट वसूल करने का अधिकार मिलेगा। और क्या था कि माता और बहन को दोनों को रिहा कर देंगे, जो हमने कैद कर रखा था। मुगलों ने करा था ना कैद, इनको भी, माँ बहन को भी, तो माता बहन को भी छोड़ देंगे और आपको तो पहले छोड़ ही रखा है। निजाम ताराबाई पर आक्रमण नहीं करोगे, बस इतनी बात हमारी मानोगे। और क्या करा कि 10 लाख रुपए तो वार्षिक आपको देने, 15,000 की सेना रखनी। ये बातें रखी उन्होंने। समझ में आया आप लोग? बस। और फिर इसने मना करा, फर्रुख शेर ने मना कर दिया कि मैं नहीं करूंगा भैया समझौता। मैं क्या पागल हूँ? हर कहीं पे साइन ले लोगे क्या? तो सैयद बंधु से लेके गए कि देख नीचे चिड़िया दिखाऊंगा। ऐसे दोनों ने पकड़ा और बाहर। और फिर उसकी जगह किसको बिठाया? रफीउद दर्जात को। रफीउद दर्जात के साइन है काय पे? दिल्ली समझौते पे। अब तो कोई डाउट नहीं है बेटा, आगे बढ़े। अब सोचो, शाहू जी महाराज फूले समाएंगे क्या? शाहू जी महाराज फूले समाएंगे खुशी के मारे? तुम शाहू जी होते तो क्या होता? मिठाई बंटवाते कि नहीं बंटवाते कि दिल्ली समझौता हो गया है, हमारे पीछे मुगल बादशाह को मरना पड़ा, खुशी होगी? तो इस खुशी खुशी में शाहू जी महाराज 2 काम करवा रहे हैं। एक तो पुणे नाम सुना है ना जगह का? पटना नहीं, पुणे महाराष्ट्र में, मुंबई के पास में एक जगह पुणे, जो बाद में किसकी राजधानी बनेगी? तो पेशवाओं की। पुणे के उत्तर में एक दरवाजा है, जो कौन बना रहे हैं? शाहू जी महाराज बनवा रहे हैं। उस दरवाजे का नाम है मुगल दरवाजा। क्या नाम है? मुगल दरवाजा। तो 2 पॉइंट लिखना कि जैसे समझौता हुआ तो मराठों ने 2 काम करे हैं। पहला तो मुगल दरवाजा बनवाया, फिर बोल रहा हूं यह बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, इस मुकालते में मत रहना कि अगर इसने मुगल दरवाजा बनवाया तो इसको मुगलों से प्रेम है। रत्ती भर भी नहीं, बस दिखा रहे हैं कि देखो हम तुम्हारे कितनी कृतज्ञता मानते हैं, कितना अच्छा मान रहे हैं तुमको, बेवकूफ बना रहे हैं। दूसरा काम क्या करेंगे? ये पैदल पैदल औरंगजेब के मजार पे जाएंगे फूल चढ़ाने के लिए। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। इनके पिताजी को मरवाया था औरंगजेब ने, आ रहा है ध्यान में? एक एक नमक लगाया था शरीर पे। और ये इतना प्रैक्टिकल व्यक्ति है कि उसी औरंगजेब की मजार पे जा रहा है पैदल। क्यों जा रहा है? क्योंकि इसको पता है कि मराठा साम्राज्य की स्थापना कैसे करना है। बोलते ना गधे को भी कभी कभी हाँ, मतलब जो भी बनाना पड़ता हो, मैंने तो देखो कुछ नहीं बोला, गधे को भी कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है, वैसे बना रहे। क्या कर रहे हैं? औरंगजेब की मजार पे जा रहे हैं। तो फूल वूल लेके गए, वहां दुख जताया होगा कि औरंगजेब काश आप होते नहीं, करके डाल देंगे। नहीं भले वहां हाथ जोड़ के बोल दिया होगा कि नरक में ही जाएगा तू तो। समझ में आया? आगे बढ़े। एक छोटा सा और बीच में पॉइंट है, मिटा दूं? यहां तक कोई डाउट है क्या बेटा? एक बार और दिक्कत आई शाहू जी महाराज को, फिर से वही तमाशे रोज रोज के। क्या तमाशे हुए तो देखना बेटा। बाहर तो जीत रहे हैं, मुगलों से जीत रहे हैं, उधर दक्षिण में निजाम से जीत रहे हैं, पर आपसी कलह बहुत है, घर में बहुत झगड़े हो रहे हैं इनके। अपन उनको देखते हैं। घर में फिर से कलह होगा, फिर से झगड़ा होगा। वो झगड़ा कब होगा? तो 1731 में। कब होगा? 1731 में। अभी भी पेशवा जो छत्रपति है वो कौन है? शाहू जी महाराज, पर पेशवा बदल गए हैं। मैंने क्या बताया? 1720 में कौन मर गए हैं? बालाजी विश्वनाथ। और उनकी मौत के बाद में उनके पुत्र बनेंगे पेशवा, जिनका नाम क्या रहेगा? कौन रहेगा? बाजीराव पेशवा। तो ये अभी पेशवा कौन है? बाजीराव पेशवा है। तो एक समझौता हो रहा है 1731 में।
एक साइड में तो शाहू जी हैं, शाहू जी। इस समझौते का नाम है वर्णा की संधि। वर्णा की संधि। एक तरफ शाहू जी हैं, कहने के लिए शाहू जी हैं, असलियत में कर्ता धर्ता कौन है? तो पेशवा, और पेशवा का नाम क्या है? बाजीराव। कोई डाउट तो नहीं है? दूसरी तरफ कौन है? तो फिर से ताराबाई है, और ताराबाई का जो बेटा था शिवाजी, उनका भी एक बेटा है जिसका नाम संभाजी द्वितीय है। क्या नाम है? संभाजी द्वितीय। तो इस साइड कौन है? संभाजी सेकंड। इन्होंने भी फिर से कुछ ना कुछ करा होगा कि मेरे को बनना है, मेरे को बनना है, ऐसे करके कि राजा मेरे को बनाओ, मेरे को बनाओ। तो बाजीराव ने समझाया होगा कि ज्यादा नहीं, मस्ती मजाक नहीं करना बेटा, बैठो चलो। तो उसके लिए एक समझौता कर लिया, और समझौते में क्या तय हुआ? ये शिवाजी द्वितीय का पुत्र है संभाजी। समझ गए ना? राजा राम, शिवाजी द्वितीय, संभाजी द्वितीय। इनसे समझौता कर लिया कि हेड कौन रहेगा हमेशा? शाहू महाराज। शाहू महाराज ही रहेंगे। फिर एक और समझौता होगा बाद में, संगोली की संधि। ये देख लो, मतलब ये इसलिए बता रहा हूं कि आपको पता रहे कि हेड कैसे बनेंगे पेशवा, सारी ताकत पेशवाओं के पास में कैसे आएगी। तो यहां पे तो अभी भी शाहू जी के महाराज के पास में है ताकत। अगला देखना, संगोली की संधि। ये हो रही है 1750 में, संगोला की संधि है। (1750) इस संधि में क्या होगा? तो एक व्यक्ति है राजा राम सेकंड। ये राजा राम सेकंड आएंगे, इनको जो ताराबाई के समर्थित गुट हैं वो क्या बना देंगे? राजा। जब ये इनका कहना मानना बंद कर देंगे और पेशवाओं की बातें मानेंगे, तो ताराबाई बोल देगी कि असली बेटा है ही नहीं। किसका असली बेटा नहीं है? तो इसका। कहां गए वो? अपने संभाजी महाराज और संभाजी द्वितीय का असली बेटा ही नहीं है, क्योंकि इनका तो कोई बेटा ही नहीं था, शायद शाहू जी महाराज का कोई बच्चा नहीं था। बात आ रही है मेरी समझ में? शाहू जी का कोई बच्चा नहीं था, तो इनके बच्चे को अगला राजा बनाया, उसका नाम राजा राम सेकंड था। तो राजा राम सेकंड के साथ में क्या करेंगे? तो राजा राम सेकंड को ताराबाई वाला गुट क्या करेगा? अपने इन्फ्लुएंस में लेके आने की कोशिश करेगा। वो मानेगा नहीं, परेशान होता रहेगा, तो वो पेशवाओं से समझौता कर लेगा। तो ये संगोली की जो संधि हो रही है वो किसके बीच में हो रही है? राजा राम सेकंड द्वितीय, और इस तरफ कौन है? पेशवा हैं। और ये आखिरी समझौता है इनके बीच में, जिसमें छत्रपति ने माना कि सारा काम कौन देखेगा? पेशवा। हम सिर्फ नाम मात्र के शासक हैं। तो अभी अगर पूछे कि ये समझौता कौन सा था जिसने छत्रपतियों को लिखित में सारी सत्ता सौंप दी? असलियत में सत्ता तो पहले ही आ गई थी, दिल्ली समझौते के समय आ गई थी, पर लिखित में सारी सत्ता सौंप दी। तो कौन सी संधि थी? संगोला की संधि। और इसमें लिखा क्या है कि सारी शक्ति किसके पास में है? शक्ति का हेड कौन है? पेशवा। छत्रपति समझ गए जितने भी थे? शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, राजा राम, शिवाजी द्वितीय, क्या शिवाजी द्वितीय, फिर आपने शाहू जी। शाहू जी के बाद में फिर इन्होंने कोशिश करी संभाजी द्वितीय को लेकर आने की। फिर राजा राम द्वितीय आए, राजा राम से आखिरी में समझौता कर लिया कि बहुत मजाक हो गया, बहुत मजाक मस्ती हो गई, आप बैठो सताराम में, बैठो आराम से, वहां शासन करो। पर असलियत में जो पूरा मराठा साम्राज्य है, जो अटक से कटक तक फैला हुआ है, उस पर शासन करने का, निर्णय लेने का अधिकार किसको मिल गया है? पेशवाओं को। अब एक छोटा सा टॉपिक है पेशवाओं का, वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, अपन आज थोड़ा सा उसको पढ़ेंगे और आप लोगों की क्लास खत्म करेंगे। तो पहले पेशवा हैं जिनको अपने को पढ़ना है। ऐसे तो मोरोपंत पिंगल पहले पेशवा हैं। क्या नाम है? मोरोपंत पिंगल पहले पेशवा है। कभी प्रश्न है कि पहले पेशवा का नाम क्या है? तो क्या है? मोरोपंत पिंगल। क्या? हाँ, मैंने अष्टप्रधान पढ़ाए थे, पहले पेशवा लिखा था, तो मैंने मोरोपंत पिंगल नाम लिखवाया था। ये वही है। पहले पेशवा का नाम क्या है? मोरोपंत पिंगल।
पर एक जो परिवार है, जो चित्पावन ब्राह्मण समाज का जो परिवार है, उस परिवार की जो परंपरा रही है वो कहां से शुरू होगी? बालाजी विश्वनाथ से शुरू होगी। और कहां तक चलेगी आपको पता है? क्रांतिकारियों तक चलेगी। वही परिवार पहले मुगलों का विरोध करेगा, फिर अंग्रेजों का विरोध करेगा। इसलिए बड़ा फेमस है महाराष्ट्र में, पुणे में। कौन सा परिवार? चित्पावन ब्राह्मणों का परिवार, बड़ा प्रसिद्ध है। तो अपन पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। कहां से शुरुआत करेंगे? पेशवा से। कभी प्रश्न आए कि पहले पेशवा कौन थे, तो आप बताएंगे मोरोपंत पिंगल थे। पर यह उस परिवार के नहीं जिसको अपन पढ़ना चाहते हैं। तो अपने लिए जो पहले पेशवा बनेंगे हेड की तरह, उनका नाम क्या है? बालाजी विश्वनाथ। पहले पेशवा लिखिएगा बालाजी विश्वनाथ। किनके पिता हैं ये? बालाजी विश्वनाथ किसके पिता हैं? बोलो, तेज बोलो बेटा। किसके पिता हैं? अरे बाद में लिख लेना भाई, मैं क्या पूछ रहा हूं। किसके पिता हैं? बाजीराव पेशवा के पिता हैं। तो इनके एक पॉइंट तो लिख सकते हो कि किसके पिता है? बाजीराव पेशवा के पिता हैं। दूसरी चीज क्या है? तो इनको वास्तविक जो पेशवा की सत्ता है ना, अरे यार रुको, इनको ना मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक बोलते हैं। मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक। देखा आपने, समझौता करवा रहे हैं। दिल्ली समझौते में कौन थे? तो किसने करवाया था दिल्ली समझौता? तो दूसरा पॉइंट इनके लिए लिखना, दिल्ली समझौता इनने करवाया। पहले क्या बने थे? सेना करते, और फिर क्या बने थे? पेशवा। पेशवा कब बने थे? तो 1713 में। 1720 में इनकी मौत हो गई थी। दो बातें हैं इनके इसमें। पहले तो मराठा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक है, दूसरी बात क्या है? दिल्ली समझौता करवाया। फिर इनकी मौत हो गई 1720 में। 1720 में एक पेशवा आया जिसका नाम क्या है? बाजीराव पेशवा, जो हमारे लिए मेन हेड बाजीराव पेशवा। इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूं, इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। इसका बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके अभियान देखने हैं हमको। कैसे 500 घुड़सवारों के साथ में जाएगा, किसके वहां जाएगा? तो उस समय शासक था मोहम्मद शाह रंगीला। नाम से ही लग रहा है कि नाम में ही रंगीले थे, तो व्यक्ति कितना रंगीला रहा होगा। दिन रात सिर्फ नाच गाना देखता था। शासन भी, हाँ उसको शौक था, उसको बहुत सारे शौक थे। बिना कपड़ों के दौड़ने का शौक था। महिलाओं के मतलब ऐसे टेका लेके उसकी गोदी में सो के शासन करता था। दिन रात नशे में रहना, गाने सुनना, ये उसका काम था। एक दिन उसको बोला था कि कोई है पेशवा है बाजीराव, तो बोले कि कौन सा पेशवा, कहाँ का पेशवा होगा? ऐसे कितने आए ना कितने चले गए मेरे सामने। ये बात जब पेशवा को पता चली कि मेरे से मजाक कर रहा है, बताया होगा उनको कि यार एक है महान योद्धा है, बहुत युद्ध जीत रहा है, उसने दक्षिण में निजाम को रोंद के रख दिया है। ये होगा यार, कितने आए हैं ऐसे। तो ये बात जब पेशवा तक पहुंची, पेशवा ने बोला ठीक है, मेरे से मजाक कर रहा है क्या, आता हूं। वो गया, कहां से पहुंचा? पुणे से गया। कहां पहुंचा? दिल्ली। और जब वो दिल्ली पहुंचा तो कितने लोगों को लेके गया था? सिर्फ 500। अपने साथ में सिर्फ 500 घुड़सवारों को लेके गया था। किसके खिलाफ? मुगल सेना के खिलाफ। और जब तक पेशवा दिल्ली में रुका, जब तक रहा वो दिल्ली में, जो मुगल शासक है मोहम्मद शाह रंगीला, उतने दिन अपने महल में नहीं आया, भग गया था वो देख के। ये स्थिति थी। एक बार एक चित्रकार ने बाजीराव पेशवा का चित्र बना के दिखाया था उसको। ये इसने बोला होगा कि मेरे को भी दिखाओ यार, आखिर में है कैसा यार ये व्यक्ति, असलियत में तो देखा नहीं है।
मैं मिला भी नहीं हूं, और मेरे को चित्र दिखा दो इसका चित्र कैसा है। तो जिन लोगों ने इसको देखा था उन्होंने इसका चित्र बनाया बाजीराव पेशवा का। तो जैसे ही मोहम्मद शाह रंगीला के सामने चित्र करा, और मोहम्मद शाह रंगीला ने एक ही बात बोली कि मेरे आंखों के सामने से हटाओ इसको, ये इंसान है ही नहीं, ये तो पिशाच है। शरीर पे घाव ही घाव हो रहे हैं, उसके हाथों में से लहू आ रहा है, हाथ में गेहूं की बालियां हैं, घोड़ा चल रहा है, मुंह में लगाम है, और चलते घोड़े में खाना खा रहा है। उसका घोड़ा रुकता ही नहीं था बाजीराव का। पिक्चर में क्या बताया था कि मस्तानी के प्यार में पड़ गया वो। जिस व्यक्ति को रुक के खाना खाने का समय नहीं मिल रहा है, जिसने 20 साल में 20 साल रहा वो पेशवा, 41 युद्ध जीते, और उसको समय मिल गया छोरी के पीछे मरने का। सोचने की बात है, 41 युद्ध लड़े, उसके नाम से मुगल बादशाह घबराता है, 3-4 दिन आया ही नहीं अपने राज्य में। जो चलते चलते घोड़े पे बैठ के खाना खाता है, नींद भी घोड़े पे ही निकालता है। अमेरिका का जो सैन्य विभाग है, अभी का सैन्य विभाग, वो जो मेन योद्धाओं की जो बुक लिस्ट निकाली है उसने, जिनको पढ़ाता है वो युद्ध पद्धति के हिसाब से कि इन योद्धाओं की युद्ध पद्धति बहुत महान है। उसमें भारत में अगर कोई व्यक्ति है तो पेशवा बाजीराव, जिसकी युद्ध की रणनीतियां पढ़ाते हैं। कहां पे? अमेरिका की सेना को। कितना महान रहा होगा यार, सोचने की बात। क्या नहीं, वो भी जरूरी है। देखो, मैं फिल्मों को दोष नहीं देता, फिल्मों को इसलिए दोष नहीं देता हूं कि अगर वो मस्तानी नहीं बनाते साथ में तो शायद ही कोई उस मूवी को देखता। हाँ, सच्ची बात है। वो तो फिर ऐसा हो जाता कि तुम में से कोई किताब कौन पढ़ता है, कोई नहीं पढ़ता, तो किताब जैसा हो जाता। इसलिए एक आधी लड़की चाहिए ताकि लोग देखें। प्रेम कथाओं का अपने देश में ज्यादा शौक है, थोड़ा सा देखते हैं। बहरहाल इसके बारे में कुछ लिख लीजिए, जैसे इसकी कुछ उपाधियां हैं, कुछ बातें हैं। इसको लड़ाकू पेशवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लड़ाकू पेशवा। बाकी पेशवाओं के पीछे राव नहीं है, इसके पीछे राव लगता है। बाजीराव पेशवा। मोरोपंत सिर्फ पिंगल थे, बालाजी विश्वनाथ थे, पर बाजीराव है। राव क्यों है? क्योंकि ये योद्धा है। पहले के पेशवा क्या करते थे? 90% काम क्या देखते थे? तो व्यापार का देखते थे। व्यापार में धन से रिलेटेड, वित्त से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड। 10% युद्धों का काम देखते थे। ये 90% क्या देख रहा है? युद्ध, और 10% पेशवा का काम देख रहा है। इसलिए ये कौन है? राव है। तो ये बाजीराव पेशवा है, लड़ाकू पेशवा है। 20 साल में कितने युद्ध लड़ा है? 41। एक लौता व्यक्ति है जो 41 के 41 जीता है। एक भी युद्ध नहीं हारा बाजीराव। आगे देखिए, इसका जो उद्देश्य था हिंदू पद पातशाही की स्थापना करना था। हिंदू पातशाही मतलब इसका उद्देश्य क्या था? फिर से हिंदू राज्य की स्थापना करना। आप देखोगे कि जब छत्रसाल फंस जाएगा, जब छत्रसाल को मुस्लिम सेनाएं घेरेगी, तो छत्रसाल इसके लिए चिट्ठी भेजेगा, और चिट्ठी में लिखेगा कि जो गजगाह गजेंद्र की सौ भई मती हुई है आज, बाजीराव बुंदेल की रखो बाजी लाज। गजेंद्र को जानते हो? आपने कहानी सुनी है कि मगर ने हाथी का पैर पकड़ लिया था, सूंड पकड़ ली थी, तो उसने सब चीजें प्रयास करे। सारे प्रयास के बाद में किसका नाम पुकारा था? भगवान विष्णु का। तो भगवान विष्णु ने उसको छुड़वाया था, मगर से छुड़वाया था। वैसे ही बुंदेला राजा छत्रसाल किसको चिट्ठी भेज रहे हैं? पेशवा बाजीराव को। और क्या बोल रहे हैं कि जो गजगाह गजेंद्र की, जैसी हालत गजराज की हो गई थी वैसी हालत मेरी है। जो गजगाह गजेंद्र की सौ भई मती हुई है आज, मेरी वैसी मती हो गई है। बाजीराव बुंदेल की रखो बाजी लाज, हमारी लाज रख लो बाजीराव, अपनी सेना लेके आ जाओ। तो बाजीराव एक हिंदू राज्य को बचाने के लिए अपनी सेना लेके जाएंगे, बिना रुके 2 दिन सफर करेंगे। वही मैंने बोला, रुकता नहीं है वो व्यक्ति, घोड़े पे ही सो जाता है, ऐसा है। और वहां का जो सेना नायक था उनका, उसकी गर्दन काट देंगे वहां जाके, मुस्लिम सेना नायक घेर के रखेंगे।
वहीं पे फिर अपनी बेटी को, जो छत्रसाल हैं, वो इनको शादी करवा देंगे। बेटी का नाम क्या है? मस्तानी। वो यहाँ से ही आया है। फिर एक और चिट्ठी लिखेंगे, वही छत्रसाल बुंदेला बाजीराव के लिए। और इस बार क्या लिखेंगे कि जग में भय दो ही ब्राह्मण, धरती पे सिर्फ दो ही ब्राह्मण हुए हैं, एक परशु बाजीराव, एक ढाई राजपुतियन के, एक ढाई तुर्काव। मतलब दुनिया में सिर्फ दो ही ब्राह्मण हुए हैं, एक भगवान परशुराम जिन्होंने किनका नाश करा था? क्षत्रियों का, राजपूतों का। और दूसरे कौन हुए हैं? बाजीराव, जिन्होंने किनका नाश करा है? तुर्कों का। ऐसा खुशी के लिए बोलेंगे कि मतलब तुमने हमारा काम कर दिया। एक इनकी जो युद्ध प्रणाली है वो कौन है? गोरिल्ला युद्ध प्रणाली है। युद्ध प्रणाली कौन सी इनकी? गोरिल्ला। गोरिल्ला युद्ध प्रणाली मतलब समझते हो? एक तो होता है आमने सामने की लड़ाई, एक होता है मारो और भग जाओ, फिर मारो और फिर भगो। जैसे महाराणा प्रताप करते थे मुगलों के खिलाफ, जैसे शिवाजी महाराज ने करा था, वही कौन अपना रहे हैं? पेशवा बाजीराव। मुगलों की सेना बहुत बड़ी है, आते हैं, मारते हैं, फिर पीछे हट जाते हैं, फिर मारते हैं, फिर पीछे हटते हैं, कमजोर कर देते हैं। और क्या खासियत है इनकी? एक ब्रिटेन का पीएम हुआ जिसका नाम रॉबर्ट बॉयपॉल है। ब्रिटिश पीएम रॉबर्ट बॉयपॉल। ये लो है ना, ब्रिटेन का एक बहुत महान प्रधानमंत्री हुआ जिसका नाम क्या है? रॉबर्ट बॉयपॉल। पेशवा बाजीराव की किससे तुलना करते हैं? तो उससे करते हैं कि ये भी किसके जैसा है? रॉबर्ट बॉयपॉल जैसा है। रॉबर्ट बॉयपॉल कौन है? तो ब्रिटेन का एक प्रधानमंत्री रहा है, बहुत महान रहा है युद्ध पर। रॉबर्ट बॉयपॉल कौन है? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है, उससे इनकी तुलना करते हैं रॉबर्ट बॉयपॉल से। रिचर्ड टेम्पल ने इनके लिए लिखा है, रिचर्ड टेम्पल इसके लिए लिखते हैं कि ये खेमों में रहा। खेमे मतलब समझते हो? खेमे मतलब होता है जो टेंट रहते हैं ना, टेंट। युद्ध करने जाते हो तो घर में रहते हो क्या? क्या लेना पड़ता है? टेंट बनाना पड़ता है, तंबू। कितनी गहरी बात बोल रहे हैं रिचर्ड टेम्पल इसके बारे में। खेमों में रहा, खेमों में ही जिया और अपने साथियों के साथ खेमों में ही मर गया। कितना महान शख्सियत रहा होगा जिसने अपना जीवन सिर्फ युद्ध में ही निकाल दिया। बहुत सोचने की बात है। अपने को तो पता ही नहीं, अगर कहीं विदेश में अगर ये व्यक्ति होता तो शायद हर शहर में इसकी एक ना एक मूर्ति लगी होती। इतना महान शासक कि उसके लिए बोला है कि इसने अपना जीवन सिर्फ इसी चीज में निकाल दिया। कौन बोल रहा है? रिचर्ड टेम्पल। कि खेमों में रहा, खेमों में जिया और अपने साथियों के साथ में खेमों में ही मरा। आखिरी में युद्ध करने के बाद में बीमार पड़ेगा और मर जाएगा। इतना थक गया था युद्ध कर करके। एक ग्रांड डफ है, ग्रांड डफ। खेमों में रहा, खेमों में जिया और खेमों में ही मर गया। ये किसने बोला है? रिचर्ड टेम्पल ने। ग्रांड डफ, ग्रांड डफ इसके लिए बोलते हैं कि ये ना सिर्फ दिमाग से खाका खींचता है, मतलब जो इसने दिमाग में सोचा, ऐसा नहीं कि सिर्फ दिमाग में सोच के रह जाता है, ये उसको वास्तविकता में भी निभाता है। ऐसा कौन बोल रहे हैं इसके लिए? ग्रांड डफ। बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली, बहुत महान लोग हैं। तो ऐसा पेशवा बाजीराव के लिए बोल रहे हैं। ठीक है बेटा, आज के लिए अब अपन नेक्स्ट में इसके अभियान पढ़ेंगे। धन्यवाद।